वैशाली जी, आज की बैठक में प्रमुख रूप से उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रकाश पाल जी, क्षेत्र के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री आनंद कुमार सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन प्रिया साकी जी, क्षेत्रीय मंत्री भाई देवेंद्र देव जी, पूर्व विधायक आदरणीय अरविंद प्रताप सिंह जी, जिला महामंत्री भाई शैलेंद्र द्विवेदी जी, भाई आर.एस. कठेरिया जी, भाई जितेंद्र राजपूत जी और पूर्व मीडिया संपर्क प्रमुख कानपुर से अपने अनूप तिवारी जी, ये कनौज के भी हैं, इनका मलिकापुर इनका गांव है। बनु गांधी के बड़े खास रहे हैं। बैठे हुए सभी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता बहनों भाइयों, ऊंची नीची तो आपके बताइए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल सरकार के पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आजाद भारत का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का उनका रिकॉर्ड भी बना है। नेहरू जी के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है। जब कोई नेहरू जी के रिकॉर्ड से प्रधानमंत्री के जोड़ने की बात करता है तो मेरे हिसाब से नेहरू जी से प्रधानमंत्री की तुलना हो ही नहीं सकती। नेहरू जी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उनको देश ने नहीं चुना था। एक अंतरिम सरकार बनी थी और अंतरिम सरकार के वो प्रधानमंत्री बने थे। हाँ, उसके बाद जब पहला इलेक्शन 1950 के बाद हुआ तो नेहरू जी चुनकर आए, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ चुनकर आए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार देश से चुनकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो ये बड़ा अंतर है। उस समय की परिस्थितियां और आज की समय की परिस्थितियों में भी एक बड़ा अंतर है। उस समय तो देश में कोई राजनीतिक दल ही नहीं था, सिर्फ कांग्रेस ही थी, क्योंकि कांग्रेस ने ही आजादी की लड़ाई लड़ी थी और सारे नेता उस आजादी की लड़ाई के कारण से देश भर कांग्रेस के साथ में जुड़ा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे फिर तमाम सारे राजनीतिक दल आए, क्षेत्रीय दलों का भी उभार हुआ और उन सबसे लड़ते लड़ते आपने देखा होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो 14 के बाद से अब तक हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। चाहे हमारी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था हो, हमारी बाहरी सुरक्षा व्यवस्था हो, देश भर में बने बने बड़े लंबे लंबे एक्सप्रेस हाईवे, मेक इन इंडिया, और आज आपने देखा होगा कि वर्तमान में अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहे युद्ध के कारण से जिस प्रकार से ऊर्जा का संकट देश भर में आया है, तो अभी उस हिसाब से संकट अभी हमारे देश में नहीं है। अगर ये संकट हमारे देश में नहीं है तो इसके पीछे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता है। और वो दूरदर्शिता कैसे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले हमारे देश में ईंधन के भंडारण, माने पेट्रोल, डीजल, गैस का भंडारण 15-20 दिन से अधिक का नहीं होता था। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में लगातार उसमें स्टोरेज को बढ़ाने का काम हुआ और आज 3 महीने से भी अधिक का स्टोरेज हमारे पास में है। अगर बिल्कुल भी डीजल पेट्रोल आना बंद हो जाए तो भी 3 महीने तक हमारे देश में सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। यह प्रयास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और यही नहीं, आपने तो देखा ही होगा, आपको ध्यान भी होगा, कितने ही सारे रेलवे, और खासकर आपने देखा होगा जो हमारी लाइन है कन्नौज वाली, इस पे तो 2014 के पहले जितनी भी रेलवे चलती थी उसके इंजन तो डीजल से ही चलते थे। लेकिन आज देश में हम कह सकते हैं
कि प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से आज देश में एक भी रेलवे का इंजन डीजल से नहीं चलता, सब बिजली से चल रहे हैं। लाखों लीटर डीजल बचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और यही नहीं, आपने देखा होगा कि डीजल पेट्रोल सब बाहर से आता है। तो जब बाहर से आता है तो स्वाभाविक है कि हमारी मुद्रा पहले जाकर उसको विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करना होता है। माने डीजल पेट्रोल हम डॉलर से खरीद सकते हैं, रुपया से नहीं खरीद सकते। तो हमारा रुपए पहले डॉलर में बदलेगा और डॉलर के बाद में हम फिर डीजल पेट्रोल खरीदेंगे और वह डीजल पेट्रोल लेकर आएंगे। तो मैंने कितना सारा पैसा हमारा जाता था। तो आपने देखा होगा उस डीजल पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया और इसका बहुत बड़ा पैसा हमारे देश के किसानों को इसका सीधा लाभ हुआ है। और यही नहीं, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से बैटरी चलित गाड़ियों को जो बढ़ावा देने का काम हुआ है, आज कम से कम आपने देखा होगा ई रिक्शा, छोटे छोटे आपने देखा होगा कि जो ट्रांसपोर्टर और उसके अलावा अब तो बसें भी बड़ी बड़ी जो चलने लगी है। गाड़ियां भी आप लोग देखो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ गई हैं। और मैं आज गारंटी से कह रहा हूं कि आज से 10-12 साल भी शायद न लगे, 8-10 साल लगे या इससे भी कम समय लगेगा। आप यही पेट्रोल जो आज 100 रुपया में है, ये 50 रुपया में मारा घूमेगा। यह भी स्थिति मोदी जी ने लाकर तो एक ऐसा दूरदर्शी व्यक्ति जिसने इस देश से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। और जो सबसे बड़ा परिवर्तन जो हमारे देश में आया है, वो हमारे देश का परिवर्तन क्या है? वो परिवर्तन है हमारी सांस्कृतिक पहचान का। आपने देखा होगा 2014 से पहले मंदिरों में सन्नाटा होता था। अब 2014 के बाद मंदिरों में पैर रखने की जमीन नहीं है। हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ। सोचा था किसी ने 500 सालों से चलने वाला वो संघर्ष, लंबा संघर्ष, वह संघर्ष समाप्त होगा। अयोध्या में बहुप्रतीक्षित भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। किसने सोचा था? किसने सोचा था? काशी की बसी हुई वह छोटी छोटी गलियों में धक्का खाते हुए श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाएंगे, जाते ही थे। लेकिन किसने सोचा था कि वहां के ऊपर एक भव्य इस प्रकार का वहां के ऊपर मंदिर बनेगा और वह मंदिर देखने के लिए लोग, दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में रोज लोग पहुंचेंगे। मित्रों, यह बड़े बड़े परिवर्तन हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण से हुए हैं। और मुझे तो ध्यान में आता है कि अब जब चुनाव आ रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उनके पास कुछ बातें तो है नहीं। तो जब बातें कुछ नहीं है तो तमाम प्रकार के झूठे आरोप, तमाम प्रकार के जातीय व्युत्क्रम, तमाम प्रकार के इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न की जाती है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब हो। प्रधानमंत्री जो मोदी जी की छवि खराब करने के लिए झूठे तमाम प्रकार के आरोप भी करे जाते हैं। हम सब ने देखा। और तो हद तो तब हो गई जब मैं आज देख रहा था कि एक कांग्रेस माने इंडी गठबंधन के एक नेता, वो महाराष्ट्र के संजय राउत, वो प्रधानमंत्री की तुलना औरंगजेब से करने लगा। अब बताओ, प्रधानमंत्री की तुलना किससे कर रहा है? औरंगजेब से। और कौन कर रहा है? वो कर रहा है इंडी गठबंधन का एक नेता। अब इसको यही नहीं मालूम है कि यह जो प्रधानमंत्री जी की तुलना आज औरंगजेब से कर रहे हैं, अभी कुछ ही समय पहले जब तक राम मंदिर बनने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया था, उससे पहले यह लोग राम मंदिर को मानने को नहीं तैयार होते थे। ये कहते थे राम तो है ही नहीं, रामायण तो पूरा उपन्यास है, और वह बाबरी मस्जिद को हकीकत बताते थे। तो आज यह लोग जो भगवान जो औरंगजेब की तुलना और प्रधानमंत्री मोदी जी से कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या कहा जा सकता है? इन्हीं इंडी गठबंधन के एक नेता आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एक नेता अपने भाषण में क्या कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के देश के सबसे बड़े महापुरुष कौन है? और सबसे बड़े महापुरुष मोहम्मद साहब हैं। अब बताओ, कोई इनसे पूछे कि भैया मोहम्मद साहब बड़े महापुरुष हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर बड़े महापुरुष हैं, तो भी जवाब नहीं निकलेगा। इनके मुंह से जवाब नहीं निकलेगा क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं इस बात को कहता हूं, और मैं जब भी इस बात को कहता हूं तो आपने देखा होगा खासकर मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे, और वो तमाम सारे एक ही वर्ग के लोग, वो एक ही वर्ग के लोग भी, एक ही जाति के लोग, वो एक जाति के लोग किस प्रकार से, जिनको आजकल राजभर लोडर बोलते हैं, और लोडर लोग आकर किस प्रकार की बातें करते हैं। और ये बातें क्यों करते हैं?
देखो बहुत स्पष्ट बात है, हमको इस बात को समझना चाहिए। हमको इसलिए समझना चाहिए, आज समाजवादी पार्टी के लिए एक यादव जाति की संख्या बहुत अधिक है जो उनके समर्थन में हर प्रकार से ऊटपटांग, हर प्रकार से लिखती है, हर प्रकार से जिस प्रकार से उनका समर्थन करती है। तो आखिर उसका कारण क्या है? उसका बहुत स्पष्ट कारण है। आज यहाँ के ऊपर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, वह किसी भी जाति का हो, आप बताओ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिल सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप यदि अपने पड़ोसी की जमीन को कब्जा कर सकते हो क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर सकते हो क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप किसी अपने पड़ोसी को लूट सकते हो क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप किसी के साथ अन्याय कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो यह सब काम एक जाति कर सकती है, करती थी, आप सबने देखा होगा। तो इसलिए वो पूरी तरीका कि नौकरी भी आएगी तो नौकरी किसी दूसरी जाति को नहीं मिलेगी, सब उनको चाहिए। वो चाहे कोई भी हो, वो लेखपाल की भर्ती हो, कानून गो की भर्ती हो, चाहे वो ग्राम सचिवालय की भर्ती हो, चाहे किसी की भर्ती हो, सब एक ही जाति के लोग आएंगे। और यह बात अगर कह दो तो मुंह फुलाएंगे। तो इसलिए मित्रों इस बात को समझना है। वह लोग अगर लगेंगे अपने लिए तो उनको लगेंगे, उनको दिखता है कि समाजवादी पार्टी आएगी तो उनको रोजगार मिलेगा, समाजवादी पार्टी आएगी तो उनको लूट का लाइसेंस मिलेगा, समाजवादी पार्टी आएगी तो अपने गांव की छूटी हुई वह सरकारी भूमि के ऊपर वह कब्जा कर लेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तो उस गांव का रहने वाला कोई व्यापारी जिसने मेहनत से रुपया पैदा किया है उसको लूट लेंगे, उसके बच्चों का अपहरण कर लेंगे और उनको सरकारी संरक्षण भी मिलेगा। तो इस सोच के साथ राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हम लोग निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिखाए हुआ रास्ता कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो हमारा भारत भी विकसित भारत होगा। इसलिए मित्रों मैं बहुत स्पष्ट रूप से आप सबसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि अक्सर मेरे ऊपर सवाल खड़े किए जाते थे कि आखिर सांसद ने किया क्या, आखिर सांसद ने किया क्या, और सांसद ने किया क्या सवाल खड़े करते करते सांसद की तुलना किससे होती थी? सांसद की तुलना होती थी मुख्यमंत्री से। वह मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव यहाँ के ऊपर मुख्यमंत्री रहे, उनके कराए हुए कार्यों से तुलना होती थी एक सांसद की। तो भैया अब तो आप भी सांसद हो, अब आप बताओ आपने क्या किया? ये सवाल हमको पूछना चाहिए, हमको पूछना चाहिए भाई। 2 साल हो गए आपने एक ईंट भी रखी जिले में, आपने जिले में कौन सा विकास का काम किया? आप इतने बड़े देश की तीसरी पार्टी के आप अध्यक्ष हो, सबसे बड़ी पार्टी के, आपके संसद में तीसरे नंबर पे आपके सांसद हैं। आप कौन सी योजना कन्नौज को लेकर आए? आप इतनी बार संसद में बोलते हो, मैंने कितनी बार कन्नौज की डिमांड संसद के भीतर रखी और उसके सबके वीडियो भी आप सबके पास पहुंचोगे। आज भी मेरे पास यूट्यूब पे पड़े हैं, आप देख सकते हो। भैया अखिलेश यादव जी बताएं, वो एक भी डिमांड इन्होंने 2 साल संसद में, कम से कम 2 साल में 5-6 बार संसद चली होगी, इस 2 साल में कोई भी एक डिमांड कन्नौज के लिए उन्होंने की? कोई एक डिमांड अगर कन्नौज के लिए की हो तो भैया बता दो, कौन पूछेगा इस बात को, कौन रखेगा? अब बात आती है मैं कोई बात बोलता हूं, अब जब बात बोलूंगा, अब यदि सूर्या की हत्या कोई जिहादी यदि कर देगा और वह बकरीद पर उसको बकरा मानकर काट देगा तो भैया हम चुप रहें? तो काहे चुप रहें? अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये तो साहब हिंदू ही मुस्लिम करते हैं। अरे हिंदू मुस्लिम नहीं करते, के हिंदू मुस्लिम करते हैं। अब करेंगे क्यों नहीं करेंगे हिंदू मुस्लिम भाई? क्यों नहीं करेंगे? आज यदि मैं राजनीति में हूं तो उसका कारण भी है, ये जिहादी नहीं होते या कट्टरपंथी शहर में नहीं होते तो मैं आज राजनीति में नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। मेरी राजनीति विकास बाद में है, पहले मेरी राजनीति हिंदुत्व ही है। इसलिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आज जब हम बात हिंदुत्व की करते हैं तो हिंदुत्व कोई एक जाति से नहीं खड़ा होगा, एक जाति से हिंदुत्व नहीं खड़ा हो सकता। यदि हमें हिंदुत्व खड़ा करना है तो हमें सबको साथ में लेकर चलना होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी बात आती है, मैंने जीवन में कभी मैं निसंकोच इस बात को कहता हूं, मैंने कभी जात की राजनीति नहीं की, कभी जात की राजनीति नहीं की, मैं जात की राजनीति करना भी नहीं चाहता और मैंने सदैव हिंदुत्व के लिए राजनीति की है। और आज यही कारण है कि मेरी जाति क्या है? मेरी नजरों में मेरी जाति वही है जो भारतीय जनता पार्टी है। पार्टी के लिए काम करने वाला एक एक कार्यकर्ता ही मेरी जाति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मेरी जाति है। इसके अलावा मेरी कोई जाति नहीं, ना मैं कोई जाति को मानता हूं और ना मैं कोई जाति को जानता हूं, सिर्फ भाजपा ही मेरी जाति है। इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी में रहकर जो लोग जाति की राजनीति करते हैं
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कुछ समय के लिए उनको सफलता भले मिल जाए, लेकिन जात की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी में कभी शीर्ष पर नहीं पहुंच सकते। इस बात को याद रखना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई एक जाति से नहीं बनी है। भारतीय जनता पार्टी तो इस देश में अनेकों जातियों से बनी है। भारतीय जनता पार्टी को भी जो फाल्टा में चुनाव हुआ वो 97% वोट हिंदुओं का भारतीय जनता पार्टी को मिला। मैंने 100 वोट हिंदू पड़े, 97 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। मैंने अगड़ा भी मिला, पिछड़ा भी मिला, अनुसूचित जाति भी मिला, अनुसूचित जनजाति भी मिला, ये सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो क्यों मिले? केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता के कारण से। इसलिए मित्रों, हमारे पास में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जैसा एक हमारे पास व्यक्तित्व, एक ब्रांड है। हमारे पास योगी आदित्यनाथ के जैसा एक व्यक्तित्व, इस ब्रांड है। हमें बस अपने कामों को ले जाकर और यह जो विरोधियों के द्वारा चढ़ाए हुए नैरेटिव को तोड़ना है, और हम यदि तोड़ देंगे तो निश्चित रूप से आप मानकर चलना कि भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक नहीं सकता। और उसके बाद रही बात अपने जनपद कन्नौज की, तो मैं विश्वास के साथ में एक बात कहता हूं कि कन्नौज में जब समय आएगा तो निश्चित रूप से एक भीषण युद्ध होगा, और उस भीषण युद्ध में हम लोग एक बार फिर से जीतेंगे। इस संकल्प के साथ